तो सर कल हमारी बात हुई थी कि हमारा ये जो MFA है इसके अगर आप मोटी मोटी बात करें तो 3 सेक्शंस हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसका पहला चैप्टर ऑफिशियल जो है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कल हल्की सी इस पे बात हुई थी कि इसके अंदर किस तरह की चीज़ें होंगी। मैंने वहाँ पे सिर्फ सरसरी इस बात की तरफ इशारा किया था कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। और मैंने ये भी बात की थी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है इट इज़ जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग की बेस में रेलेवेंट कॉस्टिंग या यूँ कह सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस शामिल है। तो इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि वैसे तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पिछली अटैम्प्ट में कॉस्ट पढ़ी हो, किसी ने शायद पिछली से पिछली अटैम्प्ट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी हो। तो मैं ये चाहूँगा कि अब हम दोबारा रेलेवेंट कॉस्टिंग को हमें देखना होगा, लेकिन अब हम जब रेलेवेंट कॉस्टिंग देखेंगे तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होगा, ना कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। लेकिन कम व बेश कुछ नहीं तो 80% चीज़ें वही हैं। रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट के असूल कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अब इजाफी तौर पे देखनी होंगी, जो कि हम जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे थे तो तब उन चीज़ों की तरफ हम लोग इतना ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करते थे क्योंकि उनका ताल्लुक लॉन्ग टर्म डिसीजन से होता था। लेकिन जब डेफिनेटली जब इसको ऐसी जगह पे पढ़ाया जाता है, एज पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि जिसके अंदर पूरी डिसीजन मेकिंग हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो तब इस चैप्टर को होलिस्टिकली एज अ होल डिस्कस किया जाता है। तो अब भी हम यूँ ही करेंगे। मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग सारी की सारी रिवाइज करूँगा। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक तो हम इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उसको कवर कर लेंगे, प्लस इसके अलावा आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, ज़ाहिर है हर उस्ताद का एक अपना तरीका होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि हमने इकट्ठा इसको आगे लेके चलना है तो सारे एक पेज पे हों, ताकि और किसी के कॉन्सेप्ट्स पुराने भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात की कि किसी ने पिछली अटेम्प्ट में पढ़ा होगा, किसी ने उससे पिछली में, तो हम रिफ़्रेश भी कर लेंगे और हम ये भी इस चीज़ को मेक श्योर कर लेंगे कि हाउ इट रिलेट्स टू योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो चले मैं हल्का सा सिर्फ रिफ्रेशर ये ज़रूर दूंगा कि जो चूँकि रेलेवेंट कॉस्टिंग से पीछे अगर जाएँ तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात होती थी। मैं सिर्फ हल्का सा राउंड अप देना है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मकसद क्या है, अभी हम जो बात करने लगे हैं दैट इज़ नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो हम कॉस्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन बेटा किस में आनी है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, मैं उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूँगा। एक तो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कॉस्ट और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, मैं सिर्फ आपको जल्दी से मूव फॉरवर्ड करवाना है ताकि हम लोग पहले मेन नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड पे आए जो कि रेलेवेंट कॉस्टिंग है। फिर इंशाल्लाह वी विल फॉर्मली स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। जी, सबसे पहले जल्दी से क्विकली हम लोग सिर्फ बेसिक जो हमारा, मुझे अभी भी याद है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर होता है और इसमें हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपके इदारे के जो बेटा खर्चे होते हैं वो उनको यानी कि जो कॉस्ट होती हैं आपके इदारे की, उनको 2 लिहाज से बाइफर्केट या क्लासीफाई किया जाता है। एक विद रिस्पेक्ट टू नेचर या इसको फंक्शन भी बोलते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा मैं इधर ये एलैबोरेट कर लूँ, फिर मैं आपको किताब का भी थोड़ा बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किताब में जो आपके लेवल पे रिफ्रेश करने के लिए रिक्वायर्ड है वो लिखी हैं, और ये आपका कतन टेस्ट नहीं होना। ये जो नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड है जिसमें मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये टेस्ट नहीं होनी रेलेवेंट कॉस्टिंग, लेकिन चूंकि उसकी एप्लीकेशन बेटा किसमें है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज योर फर्स्ट फॉर्मल चैप्टर। ना रेलेवेंट कॉस्टिंग ने टेस्ट होना है, वो हो चुकी CMA में, ना इसने, तो इसको सिर्फ सुने ताकि रिफ्रेश हो जाए। क्योंकि होना क्या है, बार बार वर्ड्स आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ये कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं, ये बेनिफिट रेलेवेंट है या नहीं। तो चूंकि इनका जिक्र बार बार आना है और आपने फिर वहीं पुरानी जगहों पे पहुंच जाना कि यार ये क्या था वो क्या था, तो इससे बचने के लिए मैं सिर्फ रिफ्रेश करवा रहा हूँ। चलो इस चीज़ को सुनो सर। तो एक दफ़ा कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बेटा विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन, और फिर कॉस्ट को बेटा क्लासिफाई किया जाता था विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। अच्छा, जब विद रिस्पेक्ट टू नेचर बेटा जब कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो 2 तरह के हमारे खर्चे एक इदारे में होते हैं, या तो प्रोडक्शन से मुंसलिक या वो जो कि प्रोडक्शन से मुंसलिक नहीं होते। प्रोडक्शन से मुंसलिक वो खर्चे होते हैं कि आसानी के लिए समझने के लिए जहन में वो रखो कि वो खर्चे जो तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वो तमाम के तमाम खर्चे कौन से हैं बेटा, प्रोडक्शन खर्चे। इसको फर्दर बाइफरकेट किया जाता था किसके अंदर, कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कि जिनको मैं अपनी कॉस्ट यूनिट याद है, पहली डेफिनेशन होती थी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद विच द कॉस्ट कैन बी एसोसिएटेड, with which the price can be linked and that can be sold to earn the profit. आसान लफ्जों में यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज योर
कॉस्ट यूनिट। तो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी? वो तमाम खर्चे जिनको मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता था इनटू माय 1 यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट या इनटू माय कॉस्ट यूनिट, जबकि इनडायरेक्ट खर्चे तमाम के तमाम कौन से थे? जिनको मैं ट्रेस नहीं कर पाता था इनटू माय ईच कॉस्ट यूनिट, तो इसलिए मैं इसको इनडायरेक्ट क्लासिफाई करता था। इसमें भी मिसालें होती थी, कुछ मटेरियल डायरेक्ट होता था, कुछ लेबर और कुछ अदर एक्सपेंसेस होते थे, सॉरी अदर्स, इधर भी अदर्स। वो मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेस हो जाए, डायरेक्ट मटेरियल, जैसे अगर मैं इस रोस्टम की बात करूं तो इसमें लगा हुआ वुड, अगर ये आपकी ये बेंचेस हैं तो इसमें लगा हुआ फोम और इसमें लगा हुआ जो आयरन का जो मटेरियल है डायरेक्टली ट्रेसेबल है, तो मैं इसको डायरेक्ट में क्लासिफाई करता था। लेबर, वो मजदूर तबका जो डायरेक्टली काम कर रहा है आपके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में। सियालकोट में जो फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो ख़वातीन जो कि उनको तैयार करती हैं, उनके घंटे डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं उस फुटबॉल को मैन्युफैक्चर करने में, तो वो डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं, वो लेबर डायरेक्ट लेबर है। फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस हुआ करते थे कि ना वो मटेरियल था ना वो लेबर थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा खर्चा होता था जो कॉस्ट यूनिट में डायरेक्टली ट्रेस हो जाता था। उसमें मैं अपनी जब टाइम पे कॉस्ट में पढ़ाता हूँ तो उसकी मिसाल मैं देता था कि कोई स्पेसिफिक टूल आपने परचेज कर ली है, या सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब आप लोग ये बात कर रहे होते हैं ना, ये जो कि डिनर सेट्स होते हैं या कोई भी बर्तन वगैरह होते हैं, उनको तैयार करने के लिए डाई इस्तेमाल होती है। उसमें आप मटेरियल डालते हो और वो उस शक्ल में आ जाता है, और वो उस डाई का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बस हमने उस कॉफ़ी सेट को, कस्टमाइज्ड कॉफ़ी सेट को तैयार करना है, उसके बाद उस डाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो एक ना उसको तुम मटेरियल कह सकते हो, क्योंकि मटेरियल डायरेक्ट कौन सा है बेटा? जो डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट का हिस्सा बन रहा होगा, जाके मैं उसको डायरेक्टली ट्रेस कर रहा हूँगा, ठीक है। तो वो एक मोल्ड है, वो आपने इस मकसद के लिए बनाया कि एक कॉस्ट यूनिट तैयार हो जाए, उसके बाद वो वेस्ट है, क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया था। तो इसके अलावा कोई स्पेशल टूल आप कह सकते हो, तो वो इसका हिस्सा बन जाता है। फिर इनडायरेक्ट में भी आपकी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मटेरियल्स में हम कहते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल जो बन तो हिस्सा रहा है आपके कॉस्ट यूनिट का, लेकिन लग बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट्स में रहा है। जैसे ये एसी है या कोई भी और अप्लायंस है जिसमें नट्स एंड बोल्ट्स वगैरह बेटा लगते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई कर देते हैं। या ऐसा मटेरियल जो कॉस्ट यूनिट का पार्ट नहीं बनता लेकिन है मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री के अंदर, ये सारे खर्चे किसकी बात हो रही है? फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस्तेमाल कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हो फैक्ट्री के अंदर ही रही हैं लेकिन वो कॉस्ट यूनिट का पार्ट नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल स्टोर्स एंड स्पेयर्स की चीज़ें, स्टेशनरी आइटम्स हैं, आपकी टिश्यूज़ हैं, एंटरटेनमेंट की आइटम्स जो होती हैं, वो चाय पानी ये इस तरह की चीज़ें, तो वो भी कुछ अखराजात हैं कि हैं तो वो मटीरियल लेकिन कॉस्ट यूनिट का पार्ट नहीं बन रहे। इसी तरह देखो फ्यूल भी है, वो भी इस्तेमाल होता है। तो कुछ लोग, खैर ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोग इसको फ्यूल को यहाँ क्लासीफाई कर देते हैं, कुछ अदर्स में ले जाते हैं, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है। फिर लेबर, तमाम की तमाम फैक्ट्री में काम करने वाले वो लोग कि जिनको बेटा पेमेंट होती है ऑन सैलरीड बेसिस, जिनको पे किया जाता है उनका, क्योंकि वो अपने घंटे कॉस्ट यूनिट लेवल पे नहीं लगा रहे होते, वो किसी बड़े लेवल पे लगा रहे होते हैं, और उसको हम टेक्निकल टर्म्स में वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर। ये फॉर एग्जांपल आपकी पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस का, पूरी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या वो कॉस्ट यूनिट लेवल पे काम कर रहा है? बेटा वो तो पूरी जो आपकी जो फैक्ट्री है उसकी सारी स्केड्यूलिंग को देख रहा है, उसकी कंट्रोलिंग कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर रहा है। तो जो आसान लफ्जों में कि जो अपनी सर्विसेज बड़े पैमाने पे ऑफर कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उसकी सैलरियां, सिक्योरिटी गार्ड क्या कॉस्ट यूनिट लेवल पे काम कर रहा है? वो तो इस मकसद के लिए है कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रेमिसेस है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, उसको तो पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस उसमें कवर्ड है। तो सैलरीड स्टाफ आसानी के लिए याद रखने के लिए कहा जाता है, वो किस में कवर हो जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर में। फिर अदर एक्सपेंसेस, अगेन जो कहीं पे भी ना उनको इनडायरेक्ट मटेरियल ना इनडायरेक्ट लेबर कहा जाए, वो अदर्स में चले जाते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? आपकी फैक्ट्री का रेंट, आपकी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की इंश्योरेंस। फिर मशीन लेवल पे आ जाओ, अगर मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन्स की डेप्रिसिएशन, मशीन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन्स की इंश्योरेंस, मशीन्स की डेप्रिसिएशन। फिर ये यूटिलिटीज़ के खर्चे, याद नहीं, सारी चीज़ें उसमें होती थी, लाइटिंग एंड हीटिंग के खर्चे। ये कुछ एग्जांपल्स थी कि जिसको हम किस में क्लासिफाई करते थे, इसके अंदर। और इसको अगर मैं एक सेंटेंस में समेटूं तो बेटा इसको इस वजह से इनडायरेक्ट कहा जाता है, आसान लफ्जों में समझने के लिए, कि ये वो खर्चे हैं जो कॉस्ट यूनिट लेवल पे इनकर ही नहीं हो रहे, मैं इसलिए इनको ट्रेस नहीं कर सकता। ज्यादातर खर्चे देखो मैंने जैसे अभी लेबर में मिसालें दी, इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे खर्चे नहीं है जो कि कॉस्ट यूनिट लेवल पे तो इनकर ही नहीं हो रहे। देखो बिल्डिंग का जो खर्चा है, बिल्डिंग का रेंट है, क्या बिल्डिंग का जो रेंट, ये जो बिल्डिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट यूनिट लेवल पे उसकी यूटिलाइजेशन ट्रेसेबल है? नहीं।
क्यों? क्योंकि बेटा कॉस्ट सेंटर लेवल पे राइज होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं तो अगले चैप्टर्स में हम जाके इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इसीलिए इन सब को ओवरहेड्स कहा जाता है और ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते, तो हमें 4 स्टेप्स लेके तो इसको क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है प्रोडक्ट्स के अंदर। वो हम पढ़ते थे, सब पुरानी बातें, ये मैं सिर्फ रिफ्रेश ही करवा रहा हूँ। तो जब नेचर के एतबार से कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है तो 2 कैटेगरीज, वो जो कि प्रोडक्शन और दूसरी जो कि फैक्ट्री से बाहर खर्चे हो रहे हैं। कह लो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बाहर निकलाएं और खर्चे आइडेंटिफाई करने शुरू कर दें। इनकम स्टेटमेंट की मदद लेते हैं। मैंने इनकम स्टेटमेंट में अभी कॉस्ट की 2 क्लासेस की बात होती है ना, अभी मैंने सारा COGS आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स अब GP से नीचे आते हैं, वो सारे खर्चे बेटा कौन से होते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि GP से ऊपर सारे प्रोडक्शन खर्चे, GP से नीचे सारे नॉन प्रोडक्शन खर्चे। और नॉन प्रोडक्शन खर्चे में आप खुद जानते हैं, मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं जितनी आप लोगों ने इंट्रो पढ़ ली हुई है। क्या ख्याल है? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंस के खर्चे, फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, पेनल्टीज हो गई, लॉस ऑन डिस्पोजल हो, ये सब के सब कहाँ पे चले जाते हैं? नॉन प्रोडक्शन खर्चे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ही, लेकिन प्रोडक्शन में ये खर्चे अराइज नहीं हो रहे, ये अदर देन दैट है। फिर कॉस्ट को बेटा कैसे क्लासिफाई किया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। बिहेवियर क्यों कहते हैं? कि ये कॉस्ट कैसे बिहेव कर रही है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, इसलिए इन कॉस्ट को इस अंदाज में क्लासिफाई किया जाता है। इसमें एक कैटेगरी कौन सी है? फिक्स्ड कॉस्ट की, दूसरी वेरिएबल की। आपके लेवल पे इतनी इनफ है, वरना हम स्टेप फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए यही 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं का नाम इस्तेमाल होना है। जी बेटा, एनीवन, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? नाम से जाहिर है, जो कि वेरी कर रही है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। मैं अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ाऊंगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। लाइकवाइज फिक्स्ड कॉस्ट वो है कि दैट विल नॉट चेंज विद द वेरिएशन इन द एक्टिविटी लेवल, लेकिन बेटा अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी थ्रेशोल्ड। जैसे ही मैं वो एक्टिविटी थ्रेशोल्ड सरपास करूंगा तो इवन फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि नो कॉस्ट इज फिक्स्ड इन द लॉन्गर टर्म। इन द लॉन्गर टर्म एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल, लेकिन एक खास एक्टिविटी थ्रेशोल्ड तक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट डज नॉट वेरी विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। और ये बात जहन में रखें, ये जो हम मेन क्लासिफिकेशन करते हैं ना फिक्स्ड में और वेरिएबल में, जो हम बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज करती है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, ये हम टोटल में बात कर रहे हैं। परफेक्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट का जहां तक ताल्लुक है वो फिक्स्ड ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। भाई देखो, एक प्रोडक्ट बनाने में तो वही मटेरियल, वही लेबर और वही अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस लगते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए पर यूनिट लग रहा है वेरिएबल खर्चा, भाई अगर दूसरा यूनिट बनाओगे उसमें भी 10 रुपए लगेंगे, तीसरा यूनिट उसमें भी 10 रुपए लगेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेज फिक्स्ड। व्हाट इंक्रीजेस? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सर ये हम टोटल की बात कर रहे हैं कि मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ने कांस्टेंट रहना है। हम जानते हैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बेटा रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल एंड वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पूरे प्रेमिसेस का फिक्स्ड खर्चा, आसानी के लिए अगर मैं कह दूं कि 1 लाख रुपया है, तो अगर उस एक प्रेमिसेस से आप अगर 1000 यूनिट्स बना रहे हो, अब ये 1 लाख का खर्चा किस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, किस पे डिवाइड हो रहा है? 1000 यूनिट्स पे। लेकिन अगर मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरी फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स और मैं 10,000 के 10,000 बना रहा हूं, तो अब मेरे यही 1 लाख रुपया बेटा किस पे डिवाइड होगा? 10,000 पे। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अगेन सब रिविजन्स हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो चूंकि इनका बार बार जिक्र आना है, ये जो एरिया है ये पहले भी तकरीबन इग्नोर्ड ही होता था। मैं जब पहली क्लास में पढ़ाता था CMA में, मैं कहता था कि ये अभी तो डिस्कस हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आगे जाके इसका कहीं नाम नहीं आना। आगे जाके पूरी CMA में तुम्हें या खर्चे फिक्स ज़बान में मिलते थे या वेरिएबल ज़बान में मिलते थे। और यहाँ भी इसी तरह से होगा, जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे होंगे तो कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर और उसके रेलेवेंट टर्म्स में सबसे ज़्यादा पुकारा जा रहा होगा। हमें बार बार कहा जाएगा कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल पहले साल में इतनी वेरिएबल कॉस्ट इनकर की, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये इस तरह से वो बार बार इसका जिक्र कर रहा होगा। इन नाम से भी आएगी बात आएगी, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई मामला हमें नज़र नहीं आएगा। इसमें कोई इशू, पुरानी चीज़। चलें आगे। मैं बेटा जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी डिस्कस करता था ना, तो मैं यहीं से शुरू करता था, क्योंकि अगेन बेस में क्या है?
रेलेवेंट कॉस्टिंग। कल मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि बिजनेस के बेटा जितने भी इंटरनल डिसीजंस होते हैं ना, वो डिसीजंस दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, या वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होंगे या वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजंस बेटा वो होते हैं कि जिनके साथ कॉस्ट और बेनिफिट्स जो अटैच्ड होती हैं या तो वो वन ऑफ होती हैं, मुझे उसी वक्त फैसला करके बात खत्म कर देनी होती है, या उसका स्पैन ऑफ टाइम क्या होता है, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। इट डज नॉट स्पैन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, वो एक साल के अंदर अंदर ही होता है, मैंने फैसला करना होता है और अकॉर्डिंगली मुझे आगे मूव करना होता है। क्या क्या मिसालें हैं, ये सारी की सारी मिसालें तुम पढ़ चुके हुए हो और इसकी पूरी प्रैक्टिस करके पेपर भी दे चुके हुए हो, या एक आध केस में देना है पेपर। फॉर एग्जाम्पल फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, याद है किसी को? एक जॉइंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में आपने फैसला करना है कि क्या मैं इसको इसी पॉइंट पे बेच दूं इसी तरह, या इसको फर्दर प्रोसेस करके आगे बेचूं। देख लें, अगर तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स अटैच्ड विद फर्दर प्रोसेसिंग आर मोर देन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट फर्दर, या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह लें उससे ज्यादा है, तो हम फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं, वरना इसको छोड़ देते हैं। वन ऑफ डिसीजन है। मेरा एक प्रोडक्ट है, क्या मैं इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करूं या मैं इसको बाहर से खरीद लूं? इन हाउस वर्सेस परचेज या मेक और बाय, मशहूर है, एक चीज है, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजंस होते हैं। मैंने एक मटेरियल खरीदना है, क्या मैं सप्लायर ए से खरीदूं या मैं सप्लायर बी से खरीदूं, वन ऑफ सा डिसीजन है। तो ये कि जितने भी मैंने आपको डिसीजंस एग्जांपल के तौर पे बताई हैं, ये सारी की सारी बेटा आप कवर कर चुके हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इन सब के साथ कॉस्ट और बेनिफिट्स वन ऑफ या एक साल के अंदर अंदर अटैच्ड होते थे। तुम फैसला कर लेते थे, कॉस्ट को बेनिफिट से कंपेयर करते थे और किसको प्रेफरेंस देते थे, जिसके बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं, या अगर दोनों ऑप्शंस कॉस्ट बेस्ड हैं तो वो ऑप्शन जिसकी कॉस्ट कम है उसकी तरफ हम मूव करते थे। ये एक बेसिक सा उसूल होता था। इसके मुकाबले में दूसरी कैटेगरी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, लॉन्ग टर्म। इसके साथ मैं लिख देता हूं कि ये तुम कहां पढ़ गए हो। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ये कौन से डिसीजंस हैं? कल भी बात हुई, ऐसे फैसले हैं बिजनेस के इंटरनली कि जिनके साथ कॉस्ट और बेनिफिट्स जो अटैच्ड होंगे वो एक साल के अंदर अंदर नहीं, दे विल स्पैन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसको बिजनेस अप्रेजल भी बोला जाता है, ऊपर जब हम बीएफडी में जाते हैं इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल भी बोला जाता है, डिफरेंट इसके नाम है। देखो नाम से जाहिर है, अप्रेजल किसको कहते हैं? इवैल्यूएशन, चेक करना, इवैल्यूएट करना। तुमने कहीं ये नाम सुना होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल की है एम्प्लॉयज़ की, कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कि ताकि इसका इंक्रीमेंट लगाना है, इसको प्रमोट करना है या नहीं करना। तो अप्रेजल क्या होता है? इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस होनी है। अभी मैं सिर्फ पुरानी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ सुने, मैंने ये स्ट्रक्चर भी इवन किताब में बनाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस कौन से हैं जिनको टेक्निकल ज़बान में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहा जाता है? एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में अगेन फैसला मैंने यही करना है कि क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और बेस में अगेन बेटा वही उसूल। कौन सा उसूल? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। जितने भी डिसीजंस बेटा लिए जाते हैं बिजनेस में, और जब तुम उनको एकेडमिकली पढ़ते हो, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, चाहे अब एमएफए में जो पढ़ने लगे हो, ये तमाम फैसले बेटा किस बेस पे लिए जाते हैं? कॉस्ट एंड बेनिफिट बेसिस पे, मतलब फाइनेंशियल बेसिस पे द डिसीजंस आर टेकन। और अगेन यहां भी ऐसा ही होगा, तुम कॉस्ट को बेनिफिट से कंपेयर कर रहे होगे। अगर प्रोजेक्ट से रिजल्ट होने वाले जो बेनिफिट्स हैं अगर उस प्रोजेक्ट के खर्चों से ज्यादा हैं तो आई विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। अगर रिवर्स केस है, आई विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अभी मैंने बड़ी मोटी मोटी बात की है क्योंकि एक चीज मैंने अभी छुपा के रखी हुई है, और वो ये है कि चूंकि प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जो कि 1 साल का नहीं, वो तो 5 साल 6 साल 7 साल का होगा। तो आज अगर एक प्रोजेक्ट में तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे बेनिफिट्स तो ओवर द ईयर्स रिसीव होंगे, और तुम जानते हो कि द बेनिफिट दैट यू विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, ये टाइमलाइन की जबान में ये एक बराबर नहीं है। क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। जब आपकी वैल्यूज ओवर द टाइमलाइन स्प्रेड हो जाती हैं, वो वैल्यूज बेटा कभी भी बराबरी की सतह पे नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट का फैक्टर बिल्ट इन होता है। जो दूसरे साल की कोई आइटम है उसमें 2 सालों के इंटरेस्ट का इंपैक्ट है, जो पहले साल की आइटम है उसमें 1 साल के इंटरेस्ट का इंपैक्ट है। ये इक्वल नहीं है, पहले इनको बराबरी की सतह पे लाया जाता है, फिर हम इस पे कोई फैसले करते हैं। इसलिए बहरहाल अभी उसको छुपा देते हैं। अभी मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूं कि जितने भी फैसले हैं वो बेटा किस बेस पे लिए जा रहे हैं?
तो जब हम ये तय कर लेते हैं कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे आपने बिजनेस के सारे फैसले करने हैं, तो अगला फिर सवाल उठता है सर कौन से कॉस्ट कौन सी बेनिफिट्स। तो जवाब आता है जी रेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट बेनिफिट्स। आपने सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट या बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो कि रेलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट है। आपने सिर्फ वो बेनिफिट्स लेने हैं इस छोटे कॉन्ट्रैक्ट या बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो कि रेलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट है। जो खर्चा जो बेनिफिट रेलेवेंट नहीं है प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसने अराइज ही नहीं होना, चाहे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाऊं या ना जाऊं, मैं उसको छोड़ दूंगा। सो यहां से फिर हमें एसेंस पता चलती है, सिग्निफिकेंस पता चलती है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्यों जरूरी है। तो अब हम जरा आगे मूव करते हैं और रेलेवेंट कॉस्टिंग को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा मेन फोकस होगा, हम कोशिश करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है उसको सामने रखते हुए उसको डिस्कस करें। सो दिस इज नॉट इन योर स्कोप, दिस इज इन योर स्कोप। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग वंस विल वाइंड इट अप, फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर पे ऑफिशियली मूव कर जाएंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल? तो जिन्होंने अभी तक बुक नहीं ली, बता देता हूं, आपका पहला चैप्टर मैंने किताब का रखा ही इसी टाइटल से है, नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड। ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन भी वहाँ दे दी है ताकि एक दफ़ा जल्दी से रिफ्रेश कर लेना। इसी तरह से रेलेवेंट कॉस्टिंग के भी सारे उसूल मैंने वहाँ पे लिख दी हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। सो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर पेपर। चैप्टर नंबर 2 जो हमारी किताब का है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। चलें सर आगे। चले, चूंकि पुराना कॉन्सेप्ट है, रिवीजन ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो एनी वन ऑफ यू जो बता सके, वैसे तो मैंने कोर चीज़ें लिखी दी हैं, क्या होती है रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स। तुम जितनी भी किताबें देखोगे इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है, चैप्टर का नाम भी ये होता है, लेकिन मैं इसको कभी रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं कहता, इट इज़ रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स। चलें आप बताएं क्या होती है रेलेवेंट कॉस्ट? अच्छा, ठीक है, और कोई? फ्यूचर बेस्ड होती है। चले, बिट्स एंड पीसेस में बात हुई है, लेकिन कमोबेश बात बिल्कुल ठीक है। इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, और वो यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोज विच अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। इससे हम फिर इसके 3 कंपोनेंट्स निकालते थे कि सर ये 3 फीचर्स अगर आपके कॉस्ट या बेनिफिट के साथ लिंक्ड हैं और प्रूव हो रहे हैं, तो ये कॉस्ट या बेनिफिट क्या है? रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और एक बात चलते चलते एक और याद करवा दूं, ये भी पूरी सब पुरानी बातें होंगी। रेलेवेंट कॉस्टिंग का ताल्लुक किसके साथ होता है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग के साथ, और पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये किसी चीज़ को हिट नहीं करती। नॉर्मल कॉस्टिंग अपनी उसी तरतीब से चल रही होती है कि जब एक मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मटेरियल कंज्यूम होता है, लेबर चार्ज होती है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं, चाहे वेरिएबल चाहे फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते थे आके तो हम फिर कहते थे कि यार ये जो एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं ये कोई रेलेवेंट नहीं है। तो बात करने का क्या मकसद है? रेलेवेंट कॉस्टिंग सिर्फ बनाई ही स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग के लिए गई है, या एक और भी इसकी एप्लीकेशन होती थी कि कोई कस्टमर आया है और उसने मुझसे ऑर्डर के अगेंस्ट प्राइस मांगी है, ठीक है ना, तो मैं फिर क्या करता था? रेलेवेंट कॉस्ट ऐड करता था, उस पर मार्कअप या मार्जिन ऐड करता था और प्राइस कोड कर देता था। सिर्फ पुरानी बात। चलें वापस आते हैं। तो सर डेफिनेशन क्या है? सर सबसे पहला कंपोनेंट किसी कॉस्ट या बेनिफिट के लिए रेलेवेंट होने के लिए बेटा, इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ऐसा खर्चा जो कि तुम पहले तारीख में, आज की डेट से पहले तुमने देखना है कि जो खर्चा पहले करके आ चुके हुए हो वो संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट कभी रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि चाहे तुम इस बेटा प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्ट करो या इसको ना करो, वो खर्चा कभी वापस आ ही नहीं सकता, उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं है। मैं हमेशा इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि बेटा जब आपने इंटर किया होगा और उसके बाद आपने फैसला करना होता है कि यार मैं सीए की तरफ आऊं, मेडिकल की तरफ आऊं, तो इस पॉइंट इन टाइम पे जब आप खड़े हुए हो तो इससे पहले आपके पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन पे बेटा जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, क्या उसकी वापसी है? आप किस बेस पे फैसला करोगे, मेडिकल या सीए की तरफ? कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होंगे, जाहिर है, किसका स्कोप ज्यादा है, किसका टाइम ज्यादा लगेगा, फैमिली का प्रेशर कितना है, सौ चीजें होती हैं। और फिर फाइनेंशियल, आपके सर जेब में पैसे कितने हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके डिसीजन पे इंपैक्ट डालती हैं। जो खर्चे पहले करके आ चुके हो, क्या वो इंपैक्ट करेगी इस चीज पे कि तुमने किस तरफ जाना है? नहीं। तो इसलिए संक कॉस्ट को इस प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी रेलेवेंट
नहीं मानते। सो ऑल संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट। फिर वो बेटा कैश फ्लोज होने चाहिए। ये मॉडल किसकी बात करता है? ये मॉडल कहता है यार मुझे डेप्रिसिएशन ना बताओ क्या होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, ये तो नॉन कैश आइटम है। कैसे डिफाइन करते हैं डेप्रिसिएशन को? वियर एंड टियर वाली ना बताना मेहरबानी, इससे पहले कि कोई बोले पहले बता जी। बिल्कुल ठीक है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बेटा जो खर्चा तुम शुरू में करते हो तुम उसको स्प्रेड करके इसकी लाइफ पे ले जाते हो, उसकी लाइफ पे लीनियरली स्प्रेड करते हो। और क्यों करते हो? उसके बैक एंड पे एक्रूअल का कॉन्सेप्ट शामिल है कि भाई चूंकि इस एसेट से मैंने ओवर द ईयर्स बेनिफिट्स लेने हैं, ओवर द ईयर्स इससे बेनिफिट्स रिसीव होंगे, तो यार इसका खर्चा भी उसी तरह से आप ओवर द ईयर्स स्प्रेड करें। वरना देखो यही कॉस्ट होती है, तुम उसको एक्सपेंस लीनियरली डिवाइड करके आउटफ्लो के तौर पे दिखाना शुरू हो जाते हो। तो ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है सर असल बात तो कैश की है कि जब आपने कैश इन्वेस्ट किया या इस पर्टिकुलर एसेट से आपको कैश रिसीव हुआ, तो सर आप ये ना मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। बस स्ट्रेट अवे आप कैश फ्लो की जबान में बात करें। अगर एक प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई एसेट लिया है तो उसका आउटफ्लो क्या होगा? कैश आउटफ्लो, दैट विल बी एन आउटफ्लो आइटम, दैट विल बी एन एक्सपेंस। और जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा और ये एसेट रिलीज होगा तो इनफ्लोज को ट्रीट कर लिया जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। सिर्फ कैश फ्लोज की बात करें। और देखो डेप्रिसिएशन भी ऐसे नहीं कैलकुलेट होती, शुरू में कॉस्ट माइनस द डिस्पोजल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, तो मैं डेप्रिशिएबल वैल्यू को ओवर द लाइफ डेप्रिशिएट कर रहा होता हूं। तो ये कहता है कि यार डेप्रिसिएशन ना लो, जो तुमने कॉस्ट और एंड पे डिस्पोजल वैल्यू की बात की थी वो लो, क्योंकि ये कैश है, ये कैश फ्लो की आइटम्स है। हम क्योंकि कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम कोई अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का हॉलमार्क है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसीलिए मैं आपको मजे की बात बताऊं, बैंक्स भी दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स नोइंग द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। इससे एग्री करते हैं? क्या फर्क है कि एक एंटिटी प्रॉफिटेबल बेटा हो सकती है लेकिन कैश फ्लोज की पोजीशन बहुत वीक हो सकता है? बिल्कुल सर हो सकता है। एक एंटिटी बहुत प्रॉफिट्स हो लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ना होने के बराबर। क्यों? वर्किंग कैपिटल ही मैनेज नहीं हो रहा, रिसीवेबल्स में इतना पैसा फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में इतना पैसा फंसा हुआ है। और बेटा हम लोग रेवेन्यूज और कॉस्ट एक्रूअल बेसिस पे बुक करते हैं। हमने एक चीज बेच दी, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए, रेवेन्यू बुक करके बैठ गए, पता चले कैश अभी रिसीव ही नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट का होना और कैश कितना है इसमें बड़ा फर्क है। और एंटिटीज बहुत मार खाती हैं इस बेसिस पे, थी प्रॉफिटेबल लेकिन कैश ही नहीं मैनेज हो सका, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स रहे, एंटिटी बैठ गई। सो कैश फ्लो को ये मॉडल सबसे ज्यादा तरजीह देता है। वो कहता है सर कैश की बात करें, मेरे साथ आप ये 2 नंबर बातें ना करें, डेप्रिसिएशन तो है ही नॉन कैश आइटम, इसका तो कोई वजूद ही नहीं। बात समझ रहे? तो इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन इज इररेलेवेंट। इसी तरह से ये प्रोविजन ये भी कोई चीज नहीं। प्रोविजन कोई इसकी कोई एसेंस है? ये तो हम सिर्फ इस बेस पे बुक करते हैं कि फ्यूचर में कुछ डाउटफुल हो जाएगा, ये वो उरा परा ऐसी बातें करते हैं। एमोर्टाइजेशन भी इसी तरह बिल्कुल भी बेटा रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी चीज बेटा वो चीज इंक्रीमेंटल टू द प्रोजेक्ट होनी चाहिए, दैट शुड अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। अगर मैं ये फैसला या ये प्रोजेक्ट या ये कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाता तो ये खर्चा भी नहीं होगा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूं तो फिर ये खर्चा होगा। तो तब उस केस में इसको क्या कहा जाता है? तो सर ये रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट आया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अब मैं वर्ड्स चेंज करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। प्रोजेक्ट आया, उसके लिए कुछ मटेरियल की जरूरत थी स्पेसिफिकली, मैंने खरीदा वो मटेरियल क्या है बेटा? इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं ये प्रोजेक्ट की तरफ ना जाता तो मुझे इसके लिए ये मटेरियल नहीं खरीदना पड़ना था। एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली एक टूल परचेज करना पड़ा है, रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि इंक्रीमेंटल इन नेचर है। अब ये देखो मैंने जो मिसाल दी है मटेरियल की, ये मटेरियल डायरेक्टली रेलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट है। क्यों? ये इंक्रीमेंटल है। फिर मैंने उसके लिए कैश की पेमेंट की, फिर उसके लिए ये फ्यूचर में पेमेंट होनी है, अभी थोड़ी है। मैं जब इस प्रोजेक्ट की तरफ जाऊंगा तो फ्यूचर में इसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सो तीनों एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए एक किसी भी खर्चे, एक किसी भी बेनिफिट के लिए, कि वो क्या कहलाए? रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
इसी तरह जो मैंने अभी टूल की आपके साथ मिसाल शेयर की है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता हूं तो मुझे एक टूल को खरीदना पड़ेगा, तो वो क्या है टूल बेटा, उसका खर्चा फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, और वो कैश में पेमेंट होनी है तो वही उसकी मैं पेमेंट लूंगा, और फिर इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट है। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट को नहीं उठाता तो फिर मुझे ये टूल नहीं खरीदना पड़ेगा। बात समझ रहे? ब्रीफ सी रिवीजन। तो ये था मेन डेफिनेशन, मेन कॉन्सेप्ट। फिर जैसे ही हम ये पढ़ लेते हैं तो फिर हम ये पढ़ा करते थे कि जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग के। सर ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट। मिसाल आप देंगे मुझे? मटेरियल, लेबर। फिर नॉन प्रोडक्शन में भी वेरिएबल खर्चे होते हैं, याद है किसी को? नहीं, नॉन प्रोडक्शन जहन में लेके आओ और फिर वेरिएबल की बात करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट की पुरानी बातें जो हम जो पढ़ते थे ना, कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचर, इसको फिर आगे फर्दर एनालाइज किया करते थे कि इसमें से कौन से खर्चे वेरिएबल हो सकते हैं, कौन से खर्चे फिक्स्ड हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल खर्चे हैं वो आपके प्रोडक्शन के भी होंगे, यानी कि जो डायरेक्ट खर्चे जितने अभी हमने लिखे हैं वो सारे क्या होते हैं वेरिएबल, मटेरियल भी, लेबर भी और अदर एक्सपेंसेस भी, ये सब वेरिएबल होते हैं। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे उसने मिसाल दी है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मैंने फॉर एग्जांपल अपने पास सेल्स पर्सन रखे हुए हैं और उनके साथ कमीशन तय किया हुआ है, और कमीशन डेफिनेटली जितने यूनिट्स वो बेटा बेचेगा उतने ही मेरे से कमीशन ले जाएगा, तो वो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी वेरिएबल इन नेचर है। तो जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनको रेलेवेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल, ये लेबर जितनी भी है इसको फ्यूचर में पे किया जाएगा, फिर उसके अलावा कैश फ्लोज में पेमेंट होनी है और रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। अगर मैं प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा ये चीजें मुझे इनकर, ये कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ऑल फिक्स कॉस्ट, ये इससे मुराद मेरी क्या है? ऑल फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड एलोकेटेड, ये क्या होते हैं बेटा? इररेलेवेंट। क्यों? हो नहीं होने हैं। अच्छा, ये जो होने ही होने हैं की बात है, इसको हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये देखो, मैं कहता हूं कि मेरा एक प्रोडक्शन प्रेमिसेस है और उसके एक पीरियड, फॉर एग्जांपल चलो 1 साल कह लो, 1 साल का जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है वो कितना है? 1 लाख। ठीक, इसकी कैपेसिटी कितनी है? लेट्स अज्यूम कि इसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है। अच्छा, करंटली बेटा मैं जो अपना ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंदर करंटली सिर्फ 4,000 यूनिट्स जो है वो बना रहा हूँ, बना के सेल कर रहा हूँ और उस पर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। अचानक एक प्रोजेक्ट आता है और वो प्रोजेक्ट मुझसे रिक्वायर करता है कि सर एडिशनल 3,000 यूनिट्स बना के देने हैं, यही वाले यूनिट्स हैं। मैंने इसको इसी प्रोडक्शन प्रेमिसेस में इसकी प्रोडक्शन के मामलात को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के लिए ये वाला खर्चा रेलेवेंट है? क्यों नहीं है बेटा? ये तो एलोकेटेड है। पहले ही 1 लाख का खर्चा 4,000 यूनिट्स के लिए आता था, इन पे एब्जॉर्ब होता था, इन पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब इसी 1 लाख ने किस पे एलोकेट होना है? 4,000 ने। और इस पे क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई कॉस्ट में इजाफा हुआ है? इजाफा तो कोई नहीं हुआ। ये बेटा 1 लाख तब भी आना था जब आपने इस प्रोजेक्ट को उठाना था, ये तब भी आना था जब इस प्रोजेक्ट को ना उठाता, इसने तो तब भी चलते रहना था। तो बेटा जितनी भी एलोकेटेड एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? इररेलेवेंट इन नेचर होते हैं। कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको रेलेवेंट नहीं मानते, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस में नहीं मानते थे, यहां भी इनको मुंह नहीं लगाएंगे। ठीक, अच्छा, फिर बात रह गई स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। है तो फिक्स्ड ही, लेकिन स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोजेक्ट है। यस सर, दीज आर कंसिडर्ड एज रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। इसी मिसाल को एक्सटेंड करें, मैं कहता हूं कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रेमिसेस है उसका रेंट 1 लाख है। अभी आप 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको नया प्रोजेक्ट आया है कोई बहुत ही कोई बड़ा किस्म का, उसने कहा कि 15,000 यूनिट्स आपने मुझे बना के देने हैं। अब इस मकसद के लिए मैं मजबूर हूं कि एक नया प्रोडक्शन प्रेमिसेस हायर करूं, और मैं आसानी के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि बेटा उसकी भी जो फिक्स कॉस्ट है वो साल की कितनी है? चलो 1,50,000 कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, 1,50,000 है। अब मुझे ये बताएं, है तो ये 1,50,000, इसकी कैपेसिटी 10,000 थी। लेट्स अज्यूम कि मैंने जो कैपेसिटी का प्लांट लिया है वो 20,000 कैपेसिटी का प्लांट लिया है। ठीक है, अब
ये 20,000 यूनिट्स तक मैं जितने मर्जी बनाऊं इसकी कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। तो ये वाला जो मेरा खर्चा आया है फिक्स्ड कॉस्ट का, कौन सा 1,50,000, इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से बियर करना पड़ रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। अगर मैं नया प्रोजेक्ट ना मेरे पास आता तो मैं ये जो एडिशनल प्रेमिसेस मैंने ऑन बोर्ड किया है, लिया है, और इसका मुझे एक फिक्स खर्चा बियर करना पड़ेगा 1,50,000 का, ये मुझे फिक्स खर्चा ना बियर करना पड़ता। सो है ये फिक्स्ड कॉस्ट ही। क्यों फिक्स्ड कॉस्ट है? क्योंकि चाहे इस नए प्रोडक्शन प्रेमिसेस में 1 यूनिट बनाऊं या 20,000 यूनिट्स बनाऊं, ये खर्चा 1,50,000 का 1,50,000 ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये अराइज किस वजह से हो रहा है? इस वजह से कि मैंने ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो उठाया है। सो दिस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1,50,000 दैट विल बी रेलेवेंट और दैट विल बी इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट। और क्यों? देखो इन्हीं उसूलों पे इसको परखते हैं। फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है। जब प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करूंगा तो ये एडिशनल प्रेमिसेस लेना पड़ेगा, मुझे कैश पे करना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लोज और इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट है। कोई खर्चा, कोई बेनिफिट तब तक रेलेवेंट नहीं होता जब तक इन तीनों पैरामीटर्स पे बेटा पूरा ना उतर जाए। तो ये थे जनरल उसूल। इस रिवीजन में कोई इशू? हाँ जी बताएं। डेढ़ का 1.5 लाख इसी में आता है। आपको याद होगा कि बाज़ औक़ात, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो बाज़ औक़ात ऐसे कहता था कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट आया है और उसमें ना एक मशीन की ज़रूरत है, ठीक, और मशीन कह लें या आप यूं कह लें कि चले मशीन की मिसाल ले लेते हैं। वैसे तो मुझे ये मशीन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए चाहिए, लेकिन जो मशीन मुझे रेंट पे देने वाला है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हें रेंट जो है ना वो 6 महीने से कम के रेंट पे नहीं दूंगा। मैं 6 महीने का रेंट किस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करता था? उसी कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये उसूल जहन में रख लें कि जो खर्चा सिर्फ इस वजह से अराइज हो रहा है चूंकि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन बोर्ड किया है या इस प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड किया है, सारा खर्चा उसको चार्ज होता है। और इंटरेस्टिंग बात, अगर अब ये देखो ना, मुझे तो ये मशीन कितनी देर के लिए चाहिए होगी? 1 हफ्ते के लिए, लेकिन मुझे मेरे वेंडर ने या लीजिंग कंपनी ने कह लो 6 महीने के लिए दे दी है। अब 1 महीना, 1 वीक इस्तेमाल हो गई, ये तो अब स्पेयर पड़ी हुई है। तो अगर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है और उसमें इस मशीन को इस्तेमाल कर लेता हूं तो क्या रेलेवेंट होगा? अभी खामोश हो जाए। मैं एग्जिस्टिंग एसेट की जब रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे बताएंगे कि क्या चीज रेलेवेंट होती है उसकी। वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बातें होंगी, कुछ डिस्पोजल वैल्यू की शायद बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, ठीक है, क्या रेलेवेंट। और कि ये जो बाकी महीनों की पेमेंट करेंगे लीजिंग कंपनी को, क्या वो रेलेवेंट होगी? ये सारी बातें मैं वहां पे करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो हमने इस पे आई नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह लें कि ग्राउंड्स हैं आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग की। यहाँ तक फिर वही बात, कोई सवाल और? जी बताएं। क्योंकि हमने वो कॉस्ट बतौर आउटफ्लो शुरू में ले ली। देखो कि कॉस्ट है ना, फॉर एग्जांपल एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? कह लो कि 1 मिलियन है। या तो बेटा ये 1 मिलियन आउटफ्लो ले लो, या इसको तोड़ तोड़ के 10 सालों में इसके 10 टोटे करेंगे तो कितना बनेगा? 1 लाख। 1 लाख आउटफ्लो दिखाते चले जाओ हर साल में, वर्सेस यही 1 मिलियन शुरू में आउटफ्लो दिखा दो। बात वही है, ठीक है। तो ये मॉडल क्या कहता है? सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, हम तो कैश की बात करेंगे। तो शुरू में जब ये इस प्रोजेक्ट के लिए तुमने एक एसेट ली है तो सर इसका कैश आउटफ्लो दिखाएं और एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स। मैंने डिस्कस करना है अभी, वैसे ही मैं तो अभी सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूं कि कैश फ्लो क्यों रेलेवेंट है, ये किस असूल पे खड़ा हुआ है कैश फ्लो पे, और ये क्यों बात करता है? क्योंकि कैश इज द एसेंस और हॉलमार्क ऑफ एन एंटिटी, ये इस मॉडल का कहना है, इसलिए ये नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर करता है, ठीक है। तो हमने लेनी ही कैश फ्लो आइटम्स होती है, नॉन कैश आइटम्स कभी भी नहीं ली जाती। अभी मैं जब इंशाल्लाह ये चीज़ें रिवाइज करूंगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिसोर्स, फिर मैंने ये देखो अभी एक हेडिंग दी है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हर रिसोर्स की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग रिवाइज करेंगे, और ये आपने पहले की हुई है। उसमें ये जो तुम फिक्स्ड एसेट, नया एसेट है उसकी बात कर रहे हो, वो अभी मैंने इसके साथ मिसाल शेयर की कि एग्जिस्टिंग कोई पुराना एसेट पड़ा हुआ है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो, ये सब मैंने अलग डिस्कस करनी है और किताब में मौजूद है, ठीक है जी। और कोई सवाल? अच्छा जी सर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम डिफाइन करते थे रिसोर्स को। रिसोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? एनी वन ऑफ यू? सॉरी
IS1 और कोई? IS1 की ही डेफिनेशन है ना, वो यही कहता है ना, कमोबेश। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़बान में। जैसे इकोनॉमिक्स में तुम्हें पता है रिसोर्स की डेफिनेशन कुछ और है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उन ज़बान में उसका एक्सप्रेस किया जाता है। फिर हम IS1 में आते हैं तो वो कहता है कि यही रिसोर्स राइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, उसकी अपनी ज़बान है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, एक डेफिनेशन इसकी यूनिवर्सल है, कोई भी चीज़ जिसमें कैपेसिटी है कि फ्यूचर में ये बेनिफिट्स दे सके वो क्या है बेटा? रिसोर्स है। जैसे मटेरियल, दैट्स अ रिसोर्स, इसमें बेनिफिट देने का पोटेंशियल है, बिल्कुल बेटा। इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को बेचेंगे, बेनिफिट हासिल करेंगे। लेबर आवर्स, क्या ये रिसोर्स है? बिल्कुल है। घंटों ने, जाहिर है ये जो लेबर आवर्स हैं और ओवरहेड्स हैं, इनको क्या कहा जाता था? कन्वर्जन कॉस्ट। लेबर आवर्स ही तो मदद देते हैं हमें रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करने में? फिनिश गुड्स में, ताकि इनको बेचा जाए और फायदा हासिल किया जाए। तो लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये सब क्या है? मिसालें किसकी? रिसोर्स की। मेंशन है, किताब में मेंशन है। और एक रिसोर्स को मैं ना साइड पे रख देता था जब मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था, और वो था कैश या कैपिटल। मैं कहता था ये भी रिसोर्स है, लेकिन इसको ना शॉर्ट टर्म में हम डिस्कस नहीं कर सकते। मटेरियल, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और कैश या कैपिटल। मैं पता क्यों नहीं इसको शॉर्ट टर्म में कंसीडर करता था, कैपिटल और कैश, और अकॉर्डिंगली ये कहीं तुम्हें सवालों में नजर भी नहीं आता था कि मेरा एक लिमिटिंग फैक्टर है कैश। हमेशा लिमिटिंग फैक्टर क्या होता था? या मटेरियल, या लेबर आवर्स, या मशीन आवर्स। बड़ा पुराना कोई पास पेपर मुझे याद है 2007 या 2006 में उसने एक दफा ना कैश को टेस्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अच्छा, क्यों नहीं करते इसको कंसिडर? लॉन्ग टर्म में ही कंसिडर करते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं करते। एनी वन ऑफ यू कोई बिजनेस का कोई आप लॉजिक यूज करके कोई जवाब देना चाहें? जी बताएं। एनीवन एल्स? चलें बात कर लेते हैं। देखो, ये जो मटेरियल, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स है ना, इसने बेनिफिट नियर फ्यूचर में दे देना, क्योंकि इसने प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट ने बिक जाना है, इसने को सालों थोड़ी लेने हैं, अनलेस आपकी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि जो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, वो तो बहुत ही अनयूजुअल केस होता है। तो वरना तो देखो, आप जब रॉ मटेरियल को बेटा कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, शायद विद इन मंथ भी शायद ज़्यादा है, चंद एक वीक्स भी शायद ज़्यादा है, चंद दिनों में आप कन्वर्ट करते हो और ये फिर बिक जाता है, ये आपको फायदा जल्दी दे देता है। इसलिए ये रिसोर्स की डिस्कशन हमें कहाँ मिलती है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि बेटा उसका स्पैन ऑफ टाइम क्या है? शॉर्ट टर्म। ये जो कैश है ना, कैश में पोटेंशियल होता है कि ये टाइम लेता है इन ऑर्डर टू जनरेट द रिटर्न्स, ये जल्दी नहीं रिटर्न देता। आप बिजनेस की मिसाल ले लो, बिजनेस में आप जब कैपिटल लगाओगे तो पहला साल क्या 1-2 साल इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस में गुजरते हैं बेटे। ये जो हम कहते हैं ना बिजनेस से रिटर्न आना है, बिजनेस से तो रिटर्न आने में तो बेटा पहले 2 साल तो शायद लोगों को आपका पता चलता है कि आपका बिजनेस आया मार्केट में, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स आते हैं, फिर तीसरे, चौथे, 5वें साल जाके फिर क्या मामला होते हैं? रिटर्न्स आना शुरू होते हैं, प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं। तो कैपिटल या कैश, इवन देखो जब तुम कैपिटल को किसी बिजनेस, किसी बैंक अकाउंट में रखवा देते हो तो साल बाद जाके कहीं कुछ रिटर्न आता है। साल से पहले कोई बैंक देता है कि 6 महीने का रिटर्न, वो तो कुछ भी नहीं होगा, ना होने के बराबर होता है। अगर किसी बैंक में भी रखवा देते हो तो साल बाद जाके कहीं, इवन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद लेते हो तो साल बाद कहीं 13% का रिटर्न है, उससे पहले कहाँ बहुत बड़ा थोड़ा रिटर्न होता है। सो अब जब चूंकि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लॉन्ग टर्म, तो अब तब इसको रिसोर्स मानेंगे ना। अब तो कह लें सबसे बड़ा रिसोर्स ही ये है, एक बिजनेस शुरू करने लगे हैं उसके लिए चाहिए बेटा क्या? कैपिटल। ये शुरू में कैपिटल लगाएंगे तो एक बिजनेस खड़ा होगा, फिर आगे वो इस पोजीशन में होगा कि तुम फ्यूचर में उससे रेवेन्यूज हासिल करोगे, उसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा करोगे और वो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉफिट्स जनरेट करके दे रहा होगा। तो ये है रिसोर्स का मामला। फिर जब हम बात कर लेते हैं कि रिसोर्सेज ये हैं, तो फिर हम अगली बात करते हैं कि हर रिसोर्स की रेलेवेंट कॉस्ट हुआ प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। मटेरियल की कैसे करते हैं, आप पढ़ चुके हैं। लेबर की कैसे करते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दीगर भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन 2-3 को आपने शायद डिस्कस वहाँ पे नहीं किया होगा। तो उस पे जाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है पुरानी चीज़ों का? चले, गुड इनफ जी। एनी वन ऑफ यू, क्या होती है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
ठीक हो गया। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, या कह सकते हैं सेकंड बेस्ट बेनिफिट जो कि आप फोरगो करोगे बाय यूजिंग दिस रिसोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोई भी रिसोर्स, मटेरियल, लेबर, जो भी किसी किस्म का रिसोर्स है, इसको जब इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका दूसरा बेहतरीन फायदा क्या था जो कि आपने लूज कर दिया, जो कि आपने फोरगो कर दिया, वो क्या होता है? इस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मैं हमेशा बेटा बताता हूं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये जो क्या नाम है इसका, ये जो बेंच है, ये पंखा, एसी यहां ना लगे होते, ये कहीं और लग के फायदा दे रहे होते हैं। आपका टाइम, दैट इज अ रिसोर्स, आप अगर यहां टाइम ना लगाते तो कोई ना कोई दूसरा बेहतरीन जगह होती जहां पे आप अपना चले, उससे भी हेल्थ बेनिफिट्स है ना तो कोई ना कोई सेकंड बेस्ट बेनिफिट हर रिसोर्स का होता है। लेकिन एग्जामिनेशन की जबान में हमेशा बेटा आप उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज होता है। जिस रिसोर्स का सवाल में कोई ऑल्टरनेटिव यूज ना दे उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। ये एक बेसिक उसूल होता है, ठीक है। तो जब किसी रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज हो, क्या हो? जब भी किसी रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज होता है तो हम उसकी बेटा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी उस रिसोर्स के लिए डायरेक्ट खर्चा मैंने करना है, फ्यूचर, कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल, जो भी उसकी बाद में मुझे डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस whatever I have foregone by using that resource for this particular project, के जो भी ऑल्टरनेटिव यूज में मैं इसको इस्तेमाल करता तो ये फायदा हो सकता था, लेकिन मैंने वो फायदा छोड़ दिया। तो जिस भी रिसोर्स का कोई ऑल्टरनेटिव यूज होता है तो हमेशा उसकी एक बेनिफिट फोरगॉन जरूर कॉस्ट में लिया जाता है। ये शायद हो, शायद ना हो, जरूरी नहीं है उसकी मद में मुझे कुछ डायरेक्ट खर्चा भी करना पड़े, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो जो भी ऑल्टरनेटिव यूज के काबिल रिसोर्स मैं उठा के प्रोजेक्ट में लगाता हूं, एक उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाती है? बेनिफिट फोरगॉन, प्लस कोई डायरेक्ट खर्चा मैंने उसकी मद में करना है वो भी रेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, अगर उसकी मद में मैंने पहले कोई कॉस्ट इनकर की थी, वो हमेशा संक कॉस्ट होती है, वो इग्नोर कर दी जाती है। पुरानी मिसाल से समझाऊं, मैं कहता हूं कि एक मटेरियल है मेरे पास, मैंने पहले खरीदा था बड़ी देर पहले, ठीक है जी, और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये हाँ डिस्पोज हो सकता है 10,000 रुपए का। तो एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें ये मटेरियल काम आ जाएगा। तो इस मटेरियल को जब इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी? ये 10,000। और मैंने ये कौन सी 10,000 ली है? क्योंकि मैं जब इस मटेरियल को इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो मैंने एक बेनिफिट फोरगो किया है, और वो बेनिफिट क्या है बेटा? डिस्पोजल प्रोसीड्स। लेकिन जब बड़ी देर पहले इसको खरीदा था तो जो उसको परचेज किया था कॉस्ट को, जब इस मटेरियल को खरीदा था और एक परचेज कॉस्ट बियर की थी, वो कॉस्ट बेटा क्या है? हिस्टोरिकल संक कॉस्ट, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसकी मद में कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं किया, तो इस मटेरियल की सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? बेनिफिट फोरगॉन। बेनिफिट कौन सा? डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन, ठीक। लेकिन अब एक और मिसाल सुनो, एक मटेरियल है, इसी तरह से मैंने बड़ी देर पहले खरीदा, इसकी डिस्पोजल वैल्यू है 10,000, प्लस एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें एक मटेरियल की जरूरत है। ये जो मेरा मटेरियल है ये 100% वैसा नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट में लगेगा, इसमें थोड़ी ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके ये इस काबिल होगा, फिर जाके ये इस काबिल होगा कि इस प्रोजेक्ट में लगे। अब अगर ऐसा मटेरियल मैं इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो बेटा क्या चीज रेलेवेंट होगी? एक तो इसको यहां प्रोजेक्ट में लगा के मैं इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो कर दूंगा, प्लस इसको तब इस्तेमाल कर सकता हूं जब इस पे फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा और इसको इस काबिल बनाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसे रिसोर्स की रेलेवेंट कॉस्टिंग बेटा क्या होगी? जो भी मैंने डायरेक्ट पेमेंट की इसके मद में, प्लस व्हाट? डिस्पोजल वैल्यू फोरगॉन या बेनिफिट फोरगॉन। और भी एक मिसाल है, लेबर से मिसाल ले सकते हैं। एक लेबर है जो कि किसी जगह पे काम कर रही है, फुली ऑक्यूपाइड है, वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे उसको पे किया जाता है। अगर मैं उसको डाइवर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में ले आऊं जो कि नया प्रोजेक्ट है, तो उस लेबर की बेटा रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? एक तो जो तुमने उसको डाइवर्ट करके खींच के यहां पे ले आए, तो वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका कंट्रीब्यूशन फोरगो हुआ, बेनिफिट फोरगॉन, प्लस इसको हर घंटे की मद में जो तुमने पेमेंट करनी है वेरिएबल, दैट इज द डायरेक्ट पेमेंट दैट यू हैव टू पे। मैं वेरिएबल लेबर की बात कर रहा हूं, फिक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये पुरानी तुम्हारे कॉन्सेप्ट से मिसालें दे रहा हूं ताकि चीजें रिलेट हो जाए। तो हमेशा वो रिसोर्स जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज होता है, हमेशा सिर्फ उसकी क्या रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि उसकी जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, हमेशा उसकी रेलेवेंट कॉस्ट का एक कंपोनेंट क्या होता है? बेनिफिट फोरगॉन।
तो डायरेक्ट खर्चा हो ना हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट में कुछ इशू? इट वाज जस्ट अ रिवीजन। हाँ वो लेस हो जाती है। मैं सिर्फ मेन बातें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। ये इतनी ऐसे थोड़ी आएगा कि जैसे वहाँ पे आता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो उसके लिए ये चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट बता दें या प्राइस कोट कर दें, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता था। चलें आगे मूव करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जी एक प्रोजेक्ट आया है और उसमें एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वो जो हम एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर देखते थे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि ये या तो स्टॉक में होगा या स्टॉक में नहीं होगा। जी मटेरियल अगर एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो उसके मामला दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेरे पास स्टॉक में होगा या स्टॉक में नहीं होगा। अगर तो स्टॉक में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो चूंकि परचेज करना है वही कॉस्ट बेटा क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट। सो रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सब लिखा हुआ है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन स्टॉक में मौजूद है। अगर तो बेटा स्टॉक में मौजूद है तो फिर इसके साथ दो सिचुएशंस एसोसिएट हो सकती हैं, या तो ये बहुत ज्यादा परसिस्टेंटली यूज होता है तुम्हारा या परसिस्टेंट यूज में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडीज चॉकलेट्स और बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी है तो उसका एक मटेरियल क्या हो सकता है? शुगर। एक प्रोजेक्ट आया है फॉर एग्जांपल को उसने बबल्स बनानी है, उसकी एक अलग सेपरेट प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी हम 5 साल के ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें चीनी इस्तेमाल होनी है। चीनी एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूँ तो वरना ये ऐसी चीज़ है जिसने बार बार इस्तेमाल होना है, हर चीज़ में हर प्रोडक्ट में लगता है ये, ठीक है। सो देखा जाएगा कि ये मटीरियल अगर स्टॉक में है तो क्या परसिस्टेंट यूज में है या परसिस्टेंट यूज में नहीं है। सर अगर तो परसिस्टेंट यूज में रहता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? परचेज कॉस्ट। रीजन क्या होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस शुगर को या इस मटेरियल को उठा के इस प्रोजेक्ट में लगा भी लूं, मुझे फौरन रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मुझे फौरन रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए हम आसानी के लिए क्या अज्यूम करते हैं कि यार इसको छेड़ने के बजाय बाजार से ही खरीद लो यार, क्योंकि मुझे फिर चाहिए। तो इसलिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या ली जाती है बेटा? परचेज प्राइस। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नॉट इन परसिस्टेंट यूज हो, यानी कि है तो सही स्टॉक में लेकिन ऐसा कोई इस्तेमाल इसका कोई नहीं है, पता नहीं हमने पहले खरीद लिया था, मुसीबत पड़ गई, हमारे गले ही पड़ गया, तो ये हमारे स्टॉक में मौजूद है लेकिन परसिस्टेंट यूज में नहीं है। फिर हम इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, फिर यार ये देख लो कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है, ये कहीं पे किसी मटेरियल की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो सकता है या कोई और इसका ऑल्टरनेटिव यूज हो किसी अंदाज में, या वो भी ऑल्टरनेटिव यूज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर तो इसका बेटा कोई ऑल्टरनेटिव यूज है तो फिर उस सूरत में क्या रेलेवेंट कॉस्ट ली जाती है? हायर ऑफ द बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव यूज या डिस्पोजल प्रोसीड्स। क्योंकि एक बेनिफिट तो हमेशा मटेरियल में एग्जिस्ट करता है कि अगर ये किसी काम का नहीं है तो यार इसको डिस्पोज तो कर ही सकते हो ना, ये एक आखिरी बेनिफिट होता है इस चीज का। तो अगर तो स्टॉक में है, परसिस्टेंट यूज में भी नहीं है और ऑल्टरनेटिव यूज रखता है तो रेलेवेंट कॉस्ट इज हायर ऑफ द बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज या डिस्पोजल प्रोसीड्स। फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल है ये किसी और प्रोडक्ट में एक मटेरियल लग रहा है, ये उसकी जगह यूज हो सकता है और उसकी परचेज कॉस्ट को बचा सकता है, तो उसकी परचेज कॉस्ट सेविंग क्या है? बेनिफिट, ठीक है। वर्सेस डिस्पोजल प्रोसीड्स, इसको बेच भी तो सकते हैं। तो हम देखेंगे दोनों में से हायर क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेटा डेफिनेशन क्या है? सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन। तो उन दोनों में से जो बेस्ट बेनिफिट होगा, जो हायर बेनिफिट होगा, उसको फोरगॉन ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि ये जो आपका एरिया ना सारे का सारा नॉट एन ऑल्टरनेटिव यूज, ये सारा का सारा पता किस पे बेस्ड है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के प्रिंसिपल पे। ये मटेरियल पहले से ही मेरे पास था और जो मटेरियल पहले से मेरे पास होता है उसमें उसको एक प्रोजेक्ट में लगाते हो तो यूजुअली क्या होता है, कुछ ना कुछ फोरगो ही कर रहे होते हो, क्योंकि पास्ट कॉस्ट तो इसकी लेनी नहीं है इसके मद में। तो एंड इन द एंड बचता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सर कोई ना कोई एसोसिएटेड होगी। इनके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बाजार से खरीदना है। ये कौन सा कोई स्टॉक में पहले मौजूद है? जैसे उस बच्चे ने सवाल किया था फिक्स्ड एसेट मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, या चलो मेरा ख्याल उसने परचेज करने का कहा था, लेकिन अभी बात हुई थी कि एसेट पहले ही पड़ा हुआ है। जब कोई चीज पहले ही पड़ी होती है ना तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवेल्युएट की जाती है। तो यहां पे चूंकि परचेज का मामला है, जब परचेज ही करनी है तो वही चीज रेलेवेंट होती है, क्योंकि उसमें फोरगो कुछ भी नहीं हो रहा होता। फोरगो तो उस केस में होता है कि जो चीज हमारे पास पहले से स्टॉक में मौजूद होती है और उसकी मद में संक कॉस्ट कभी
नहीं ली जाती। और एंड पे बिल्कुल ही फारिगुल बाली किस्म का कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, ना उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है, कुछ भी नहीं है, तो सर डिस्पोजल प्रोसीड्स ले ली जाती हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। अगेन मैंने मोटी मोटी बातें की हैं, कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें होती हैं, आपके लेवल पे रिवीजन इतनी काफ़ी है मटेरियल की माद में। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें मेंशन है। जी बेटा, जो आपका लेबर का रिसोर्स है, वैसे तो ये एरिया को समेटा नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन कोशिश की जाती है कि कौन से 3-4 मेन एरियाज हैं जिसमें इनको क्लासिफाई करके स्टडी किया जा सकता है, तो वो 4 एरियाज बनते हैं। ठीक है, अगेन इसके और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन यही वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले लेबर फिक्स्ड हो सकती है। लेबर कॉस्ट फिक्स्ड होने का क्या मतलब है कि इनको पे किया जाना है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले लेता हूं कि 1 वर्क वीक के लिए आप इनके साथ तय कर लो कि भाई आपको पे होना है एक लेबर फोर्स को 10,000 रुपया पर वीक, और वीक है आपका 40 आवर्स का, तो 40 आवर्स के लिए इनको फिक्स पेमेंट कितनी होनी है? 10,000, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं या नहीं काम करते। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि एक पीरियड के साथ एक कॉस्ट लिंक कर दी गई और उनको वो पे करनी है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है और स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। स्पेयर कैपेसिटी से क्या मुराद, पहले मैं मिसाल से रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे एक वर्क वीक में 40 घंटे हैं और ये लेबर का जो एक पर्सन है वो फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 घंटे काम कर रहा है, पे उसको 10,000 हो रहा है। एक प्रोजेक्ट आया या एक कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें इस बंदे के 20 घंटों की जरूरत है। अब ये जो 10,000 का खर्चा जो इसको पे करते हैं एक वीक का, क्या ये रेलेवेंट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, क्योंकि इसको तो एक फिक्स पेमेंट हो रही थी 40 घंटों की मद में, कितना? 10,000 रुपए। अभी सिर्फ ये 10 घंटे काम कर रहा था, 20 घंटे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे दिए तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट या इंक्रीमेंटल नहीं होंगे, ऐसे ही है ना, तो इसलिए इसको रेलेवेंट नहीं कंसिडर किया जाता। यहां पे एक वर्ड है स्पेयर कैपेसिटी का। जब जब बेटा स्पेयर कैपेसिटी का वर्ड यूज हो जाए या आइडल टाइम का वर्ड यूज हो जाए, ये लफ्ज बाय डिफॉल्ट इस चीज की तरफ इशारा करता है कि ये वाले जो घंटे हैं जब इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे ये इररेलेवेंट टू दिस प्रोजेक्ट होंगे। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होती है। जब भी वो मुझे कह दे कि यार लेबर मेरे पास अवेलेबल है और स्पेयर कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है कि ये वो लेबर है कि जिनको जो पे किया जा रहा है फिक्स्ड किया जा रहा है और ये वेली बैठी हुई है, जब इसको प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो कोई इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं बियर करना पड़ेगा। ये किताब की ज़बान में बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जब वो मुझे सवाल में ये कह दे कि मेरे पास लेबर के ये ऑर्स हैं और ये आइडल हैं, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करता हूँ, वैसे आइडल ऑर्स क्या होते हैं? वो घंटे जिनके लिए लेबर को पे किया जाता है लेकिन लेबर आइडल है, वेली बैठी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि ये आइडल घंटे जब इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे तो इसकी मद में कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, इट विल बी इररेलेवेंट फॉर अ प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है वो ये कह दे कि ये आइडल ऑर्स हैं, इनको मैं पे करता हूं इनके बेसिक रेट का सिर्फ 50%, हर सूरत में चलो 40% कह देता हूं ताकि थोड़ा सा निशानदेही रहे, 40% पे करता हूं, चाहे काम करें चाहे ना करें। लेकिन अगर जब ऐसे आइडल ऑर्स को प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा तो इन ऑर्स की मद में जो 60% पेमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये पेमेंट तभी होनी थी 60% पोर्शन की जब इन घंटों को किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता। तो जो बाकी 40% का पोर्शन है वो इसलिए इररेलेवेंट है क्योंकि वो तो हर सूरत में पे होना था, चाहे वो घंटे किसी प्रोजेक्ट में लगते या ना लगते। पुरानी बातें। तो सर पहला वेरिएंट जब लेबर कॉस्ट फिक्स्ड है और स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो सर ये कॉस्ट हमेशा इररेलेवेंट है। अच्छा, लेबर कॉस्ट फिक्स्ड है और 10,000 की पेमेंट इनके साथ तय है और पूरे वीक की पेमेंट, पूरे वीक के घंटे 40 आवर्स हैं और ये 40 आवर्स के 40 आवर्स काम कर रहे हैं, फ्री नहीं है। ठीक है, तो फिर इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? यहां पे तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी ना नील, जो पहला केस था। यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट होगी वट एवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई हैव टू बियर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये लोग फुली ऑक्युपाइड है, काम कर रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल इसी लेबर को इस्तेमाल करूं
उनको डेविएट करवा दूं, इनको ओवर टाइम ऑफर कर दूं, जो भी इंक्रीमेंटल मैंने खर्चा करना है एक लेबर को ऑन बोर्ड करने के लिए, वो खर्चा क्या है, रेलेवेंट है। ये सिनेरियो मुझे बताएगा, मैं कोई इस पे कोई हदबंदी कायम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर एक तीसरी कैटेगरी क्या होती है कि जब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल रेट उनको ऑफर हो रहा है लेबर को, और लेबर और अवेलेबल है। एक तो होता है ना कि लेबर फुली ऑक्यूपाइड है, उनको पे कैसे किया जाता है, पर घंटे। 1 घंटा काम करें 100 रुपया ले जाए, 2 घंटे काम करें 200 रुपया ले जाए, 3 घंटे काम करें 300 रुपया ले जाए। फ्री बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं होगी, कोई फिक्स पेमेंट वाला मामला नहीं है। तो लेबर को रेट वेरिएबल है, ऑफर होता है, और लेबर ऑर्स आर अवेलेबल। अवेलेबल का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये और कहीं काम फॉर एग्जांपल नहीं कर रहे, इनको अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में लगाता हूं तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं होगा, कुछ फोरगो नहीं होगा। तो उस केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ सर वेरिएबल कॉस्ट जो इनको पे करना है वो तो रेलेवेंट होगा ही होगा ना, क्योंकि बेसिक उसूल क्या है, जर्नल ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट। मेरे पास लेबर है जिनको पे होता है पर और बेसिस पे, जितने घंटे इस प्रोजेक्ट के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो वो घंटे तो हमेशा उनकी कॉस्ट क्या होती है, रेलेवेंट। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है हाईलाइट करने वाली, इनको जब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो फोर को कुछ नहीं हो रहा, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है। और फिर आखिरी केस कौन सा है, इनको वेरिएबल रेट पे पेमेंट होती है पर और बेसिस पे, और ये बड़ी मसरूफ है, फुल टाइम ऑक्यूपाइड है। जब इनको खींच के आप अपने प्रोजेक्ट पे लेके आएंगे तो एक तो पेमेंट कौन सी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पेमेंट इसकी मद में जो भी वेरिएबल कॉस्ट उनको पे करनी है। दूसरी सर बेनिफिट फोरगॉन, इनको खींच के यहाँ पे लाने की वजह से क्या फोरगो होगा, कंट्रीब्यूशन फोरगो हो सकता है। बाज़ औक़ात याद ऐसे भी कहता था कि यार इनका कंट्रीब्यूशन ना फोरगो करवाओ, इनसे ओवर टाइम वर्क करवा लो, तो फिर कंट्रीब्यूशन ही फोरगो होता था, हम ओवर टाइम कॉस्ट बियर कर लेते थे। ये एक पुरानी बात है, सारी बातें पुरानी हैं, ठीक है। तो सर ये 4 क्लासेस में आपकी मेन जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है वो बढ़ती है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है लेबर की मद में, और वो ये होती है कि हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखा करते थे कि हम लेबर बाहर से भी ले सकते हैं, बाहर से लेते थे ना कि यार मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हम ये वाली लेबर जो है उसको बाहर से हायर कर लें, ऑन बोर्ड कर लें। जहन में रखें हमेशा, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ऐसे ही करते थे बेटा, यहाँ भी ऐसा ही होना है। बाहर से लाने वाली ऑप्शन तब तक नहीं लेनी जब तक सवाल में कहे ना। हमने हर वक्त हमेशा अपनी लेबर को प्रेफरेंस देनी है, उसी से सारे काम करते थे। आपको याद भी होगा, आप अगर रेफरेंसेस जाके देखें तो आपको पता चलेगा, वो यही कहता था मेरे पास लेबर ये अवेलेबल है, या तो अवेलेबल होगी या ऑक्यूपाइड है। अगर ऑक्यूपाइड है तो फिर उसी को हम किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, ऐसे नहीं करते थे, या डाइवर्ट करके लाते थे, या उसको कहते थे यार तुम उसको ना छोड़ो, मैं तुम्हें ओवर टाइम पे काम करवा लेता हूँ, प्रीमियम ऑफर कर देता हूँ, यही होता था ना। और फिर मैनेजमेंट अगर तुम्हें कहे सवाल के अंदर कि अब मैनेजमेंट सोच रही है कि यार बजाय इसके कि इन हाउस लेबर इस्तेमाल करें, हमने कहा है कि एक ये ऑप्शन भी है कि बाहर से लेबर ले आएं और उसका ये रेट है। जब वो खुद सवाल में कहता है उसके अलावा आपने लेबर को बाहर से आउटसोर्स करने की एजम्पशन कभी यूज नहीं करनी, इट्स ओनली यूज्ड ओनली व्हेन इट्स स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अब कोई 3 एक रिसोर्सेज हमारे रह गए हैं, फिर हमारा ये रिवीजन का एरिया सारा इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। जी बच्चे, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, एसेट्स भी तो हमारे रिसोर्स होते हैं, क्या ख्याल है, होते हैं ना। इसमें तो ये तो हमारा IS1 भी स्पेसिफिकली इस पे बात करता है, ठीक है ना, डेफिनेशंस भी अवेलेबल है जी। तो अगर बेटा मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और उसमें इवन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम लोग जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते थे, यहाँ वहाँ पे इसका भी इस्तेमाल होता था। क्योंकि ज़हन में रखो नया कैपिटल एसेट जो है ना बेटा, वो कभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं हम खरीदते भाई। एक जो बड़ा प्रॉपर फुल फ्लेज नॉन करंट कैपिटल एसेट है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ तक कि करोड़ की भी प्लांट एंड मशीनरी आती है। एक 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसके लिए 1 करोड़ की मशीनरी लेता फिरूंगा, कभी भी नहीं। ये जो बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, वो किसके लिए की जाती है, किसी ऐसे बिजनेस के लिए जिसके साथ हम रिलेट कर सकें कि इसने फ्यूचर में हमें 7 साल 8 साल हमारे साथ चलना है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम उसको वहाँ पे इसको नहीं डिस्कस कर रहे होते थे, इसको अब करेंगे ना, इसको कर रहे होते थे ना इसको कर रहे होते थे, लेकिन ये इसका जिक्र आता था क्योंकि ऐसा हो सकता था कि भाई मैंने पहले कभी कोई मशीनरी ले रखी हो, ठीक है, और अब वो यूज़ नहीं हो रही, अचानक एक कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ गई है, तो फिर ये वाला हम सिनेरियो वहाँ पे भी डिस्कस किया करते थे जी। बेटा इसकी अगर एक प्रोजेक्ट आया है या कॉन्ट्रैक्ट आया है और उसमें एक एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग किस तरह किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग करते हैं। अगर वो मेरे पास स्टॉक में हो और उसका कोई परसिस्टेंट यूज़ ना हो,
लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही उसका एनालिसिस करते हैं बेटा, ऐसे देखा जाएगा कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं है, बिल्कुल ही फारा का मशीन मेरे पास पड़ी हुई। तो अगर तो बेटा इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है तो फिर क्या देखा जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट हायर ऑफ बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ दिस एसेट या नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। ये थोड़ा सा हटके है डिस्पोजल प्रोसीड से। मटेरियल में हम क्या वर्ड यूज करते थे, डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन, यहाँ पे है नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। अभी हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये टर्म ही सुनो। अच्छा बेनिफिट फोर, अच्छा इसको ना हम हमारी आदत होती है बीइंग स्टूडेंट भी कि हम बेनिफिट फोरगॉन की जगह ना जल्दी से बोल देते हैं कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। ये एक बड़ा छोटा वर्ड है कंट्रीब्यूशन, और भी बच्चे एसेट से बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं जो कि शायद तुम फोरगो कर रहे हो। अब देखो ठीक है, ये बात ठीक है, हो सकता है कि ये मशीन कहीं काम करके तो कोई प्रोडक्ट्स बनाए, वो बेच के हम कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सके, ठीक है। एक ये बेनिफिट हो सकता है जो कि आप फोरगो करोगे। आप बेटा मशीन रेंट पे भी तो दे सकते थे। मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई है, आई कुड हैव लेट इट टू समवन एल्स, और वहां से मैं रेंटल इनकम हासिल कर सकता था। तो अगर एक प्रोजेक्ट आया उसमें मैंने इस मशीन को लगा दिया तो क्या मैंने रेंटल इनकम बेटा फोरगो नहीं की? बिल्कुल फोरगो की। तो इसलिए बेनिफिट फोरगॉन कहा जाता है वर्सेस नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। तो दोनों में से जो हायर होगा उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो फिर उस सूरत में डिस्पोज तो हो ही सकता था जो कि मैंने फोरगो करूंगा अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इस मशीन को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगेन जो मैंने पहले कभी इस मशीन को खरीदा था और पैसे पे किए थे वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, दैट विल बी इररेलेवेंट, ठीक है जी। अच्छा, और ये चीज ध्यान में रखनी है, जैसे लेबर होती थी ना, लेबर भी ऐसा हो सकता है कि लेबर के साथ कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अटैच होती है। अगर मैं उसको ऑन बोर्ड करता हूं, अपने प्रोजेक्ट में लगाता हूं, तो मैं कुछ बेनिफिट फोरगो कर रहा हूँगा। साथ जो भी लेबर की मद में मुझे डायरेक्ट खर्चा करना है, जैसे वेरिएबल रेट पे पेमेंट करनी है, तो मैं लेता था। यहाँ पे भी ध्यान में रखें, अगर इस मशीन का कोई ऑल्टरनेटिव यूज है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अटैच्ड है और इसको मैं इस्तेमाल करता हूं अपने प्रोजेक्ट में, एक तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट का हिस्सा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके अलावा जो वेरिएबल ओवरहेड्स एसोसिएटेड है इस मशीन के साथ वो भी रेलेवेंट होते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट भाई, लेबर और मशीनों में ये फर्क तो है ना कि लेबर को पेमेंट की जाती है, मशीन को पेमेंट थोड़ी करनी है। लेकिन मशीन को जब चलाना है तो लुब्रिकेशन होनी है, फ्यूल इस्तेमाल होना है। बेटा ये तो सारा का सारा क्या है, रेलेवेंट। ये वेरिएबल खर्चा है, ये वेरिएबल खर्चा नहीं है। जब जब मशीनें चलेंगी इस प्रोजेक्ट के लिए तो तब तब वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर होंगे। तो अगेन ये मशीन जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके साथ जुड़ी होगी, क्या कि जो बेनिफिट फोरगो किया है, प्लस इस मशीन को इस्तेमाल करने में जो जो एडिशनल इंक्रीमेंटल वेरिएबल खर्चे आ रहे हैं वो ज़रूर लिए जाते हैं। और ये CMA के सवालों में होता भी था कि मशीन को जब रन करेंगे तो रनिंग एक्सपेंसेस इसके, वो कहा करता था कि जी 7 रुपये पर और हैं, 10 रुपये पर और हैं, तो वो हम रेलेवेंट लिया करते थे, ठीक है। अच्छा चलें, अच्छा इस पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या बला है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन। अच्छा, मैं आपके सामने ना ये मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मूला सा लिखा है जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पहले मैं इसको ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के साथ रिलेट करता हूँ, फिर मैं अप्लाई करवाऊंगा आपसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर। बड़ा इजी है, पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे ही आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ, आप खुद ही जवाब देंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास बेटा एक मशीन थी, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन की मैंने बड़ी देर पहले खरीदी थी, अब मेरे पास फ्री पड़ी हुई है। एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया 6 महीने का, ठीक। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ गई है और 6 महीने इसने इस्तेमाल होना है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज होने से पहले यानी अभी अगर मैं इसको डिस्पोज ऑफ करूं तो ये 2 लाख रुपए की बिक सकती है। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इस मशीन में इस्तेमाल कर लूंगा तो जब 6 वीक्स गुजरेंगे या 6 माह गुजरेंगे, मैंने 6 माह का है मेरा ख्याल, 6 माह गुजरेंगे तो उसके बाद जब इस एसेट को रिलीज किया जाएगा तो तब ये डिस्पोज ऑफ हो सकती है 1,20,000 की। मुझे बताओ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस मशीन फॉर दिस प्रोजेक्ट क्या है? ये आपने कैसे बताया? 2 लाख माइनस 120 आपने बता दिया। लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज करें, क्या ये हुआ कैसे है। जब मैंने इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने की वजह से मैंने क्या फोरगो किया? डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ व्हाट? 2 लाख। 2 लाख की डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो की। मैं इसको कह सकता हूं कि डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितना? 2 लाख। अब मजे की बात यह है कि जब 6 महीने गुजरेंगे तो ये एसेट रिलीज भी तो होगा ना, ये फिक्स्ड एसेट है। ये कौन सा कोई मटेरियल है कि इसने फिनिश गुड्स में लाके खत्म हो जाना है, इसने फना थोड़ी हो जाना है फिनिश गुड्स के अंदर। ये तो एसेट है। एसेट और मटेरियल में यही तो फर्क है। फिक्स्ड एसेट तो रिलीज हो जाएगा बाद में और वो डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है, इसका ये वाला फीचर है। तो सर एंड पे मुझे कुछ रिकवरी भी तो हो जानी है ना इस एसेट की मद में, और वो रिकवरी कितनी है? 120।
तो 120 की रिकवरी हो गई, तो सर नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन 80,000 बनती है। तो यही रीजन होती है कि जब हम मटेरियल की बात कर रहे होते हैं ना, कोई मटेरियल मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है और उसकी सिर्फ बेनिफिट क्या है कि डिस्पोजल प्रोसीड्स हो सकती हैं, तो जब मैं उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगाता हूं तो बस एक चीज फोरगो होती है और वो क्या, डिस्पोजल प्रोसीड्स। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो मटेरियल ने तो रिकवर ही नहीं होना होता, तो मैं वहीं पे खामोश हो जाता हूं, तो बस ठीक है डिस्पोजल प्रोसीड्स थी वो गई। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसके बाद वो डिस्पोज होने पौने हो सकता है, तो हम वो भी कंसिडर करते हैं कि क्या इसकी बाद में कुछ रिकवरी तो नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि शुरू में कॉस्ट है, इसको मैं आउटफ्लो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, क्योंकि बेनिफिट फोरगॉन रेलेवेंट कॉस्टिंग के टर्म्स में क्या कही जाती है बेटा, कॉस्ट। बेनिफिट फोरगॉन इज व्हाट, कॉस्ट, एंड ये तो है ही इनफ्लो। अब जरा जहन में रखो वो तो थी क्या, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 7 महीने का। अब जहन में रखो ये 7 साल का प्रोजेक्ट है, 6 साल का प्रोजेक्ट है। अब इस फिक्स्ड एसेट से रेलेवेंट इस एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को जब मैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा, तो जरा ये देखो टाइमलाइन की शक्ल में इसको एनालाइज करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरा प्रोजेक्ट कितने सालों का है, 5 सालों का। आई एम जस्ट टेकिंग दिस बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है। ये देखो जब इस एसेट को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल यही होगा। फर्क ये है कि अब अपनी टाइमलाइन में ये स्प्रेड हो जाएंगे कि ये जो 2 लाख का आउटफ्लो है बेटा, ये कहाँ ट्रीट किया जाएगा अभी, क्योंकि मैंने जब इस प्रोजेक्ट में लगा लिया तो मैंने अभी डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या कर दी, फोरगो कर दी। और 5 सालों के बाद जब ये एसेट रिलीज होगा तो मुझे इनफ्लो रिसीव होगा कितने का बेटा, 1,20,000। वही चीज है, लेकिन सिर्फ इसकी जो प्लेसमेंट ऑफ द कैश फ्लोज है ये स्प्रेड हो गई है और अब ये 5वें साल के एंड पे एसेट रिलीज होगा। सिर्फ ये फर्क है। और जब हम टेक्निकली बात करेंगे तो हमें मालूम होगा ये फर्क है। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्यों 1,20,000 इसको जब डिस्काउंट बैक करके 0 पे लाएंगे तो 5 सालों के इंटरेस्ट का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। बहरहाल अभी मैं उस पर गया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या कि ये वही चीज़ है जो तुम पहले पढ़ के आए हो, लेकिन जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन में इफेक्ट लेंगे तो किस तरह चलेंगे। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? चलें, ये बात हमने की है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। अब आगे बढ़ते हैं सर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। एक नया प्रोजेक्ट आया है और उसमें मुझे एक कैपिटल कॉस्ट इनकर करने की जरूरत है। आज हमने डिस्कस करना शुरू कर देना इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। भाई जो भी प्रोजेक्ट है, मैंने जो भी बड़ा प्रोजेक्ट 5, 6, 7 साल का खड़ा करना है, उसमें सबसे पहले टी नॉट बोलते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को। अभी हम सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट के शुरू में बेटा क्या करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। तुम बेशुमार मिसालें अभी हम देखेंगे कि बिजनेसेस की, जो भी बिजनेस खड़ा करना है शुरू में तुम्हें अच्छी खासी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो इट्स वेरी नॉर्मल, हर सवाल में ऐसा होगा बेटा कि जब तुम प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हो शुरू में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो सर अगर एक कैपिटल एसेट नया तुम्हें खरीदना है एक प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सिंपल, शुरू में जो तुमने पेमेंट करनी है कैपिटल आउटफ्लो ले लिया जाएगा। एंड पे जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, सो इट इज द बिल्ट एंड नॉर्मल अजम्पशन कि चूंकि ये एसेट लिया ही प्रोजेक्ट के लिए गया था, एंड पे इसका और कोई यूज नहीं है, हम इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स को इनफ्लो ट्रीट कर लेते हैं। सो इन अदर वर्ड्स कैपिटल आउटफ्लो या कैश आउटफ्लो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि क्या है बेटा, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, और एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स बतौर इनफ्लो ट्रीट कर ली जाएगी। कैसे प्लेस होगा, बिल्कुल ऐसे ही, नया एसेट था, शुरू में कैपिटल कॉस्ट यहां प्लेस हो जाएगी बतौर आउटफ्लो और एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स रिसीव हो जाएंगी बतौर इनफ्लो। और ये जहन में रखना, अभी तक ना ये एमएफए में टेस्ट हुआ है ना बीएफडी में टेस्ट हुआ है। ये पता क्या कह सकता है यहाँ पे, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग है, ये कह सकता है कि यार जब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, तो बजाय से हम इसको डिस्पोज करते, हमने सोचा कि एक और हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें एक मशीन की जरूरत है, अगर हम इसको उठा के वहां पे लगा देंगे तो वहां पे नई मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो एक बेनिफिट नहीं हमने हासिल कर लिया क्या, कि उसकी परचेज कॉस्ट सेव कर ली। सो परचेज कॉस्ट सेव्ड ऑफ दैट मशीन फॉर दैट प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू ले लेंगे। और ऐसा भी कर सकता है कि ये दोनों बेनिफिट्स दे दे, कह दे कि यार ये वहां पे इस्तेमाल होकर किसी की परचेज कॉस्ट को बचा सकता है और ये डिस्पोज भी हो सकता है, तो हायर ऑफ द टू। बात समझ रहे हैं? दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। मैं ये कहिए वैसे टेस्ट नहीं हुआ कभी भी ये, लेकिन मेरे ज़हन में आता है, शायद मैंने ये ऐसी एग्जांपल एसीसीए या सीमा के अंदर देखी थी। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये है तो रिसोर्स, एंड पे एक अजम्पशन बिल्ट इन क्या है कि भाई इंक्रीमेंटल है, मैंने ये एसेट दिया ही किसके लिए है, इस प्रोजेक्ट के लिए, शुरू में कैपिटल आउटफ्लो और एंड पे
जब ये एसेट रिलीज हो जाएगा डिस्पोज ऑफ करके मैं कुछ रिकवरी ले लूंगा। मैं कह रहा हूं कि डिस्पोज ऑफ करने के अलावा इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने अभी बात की है। तो वो कह सकता है सवाल के अंदर कि बेटा इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज ये है एट द एंड ऑफ 5th ईयर कि ये एक और प्रोजेक्ट में एक एसेट हमें परचेज करना पड़ेगा, तो अगर ये एसेट उठा के वहां लगा देंगे तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो एक ऑल्टरनेटिव यूज क्या है कि इट कैन सेव द परचेज कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट फॉर अनदर प्रोजेक्ट। तो वो एक ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है? बिल्कुल है। वर्सेस ये डिस्पोज हो सकता है। तो सर दोनों में से देख लें कौन सा हायर बेनिफिट होगा। लेकिन मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, 100% केसेस ऑफ MFA, 100% केसेस ऑफ BFD कभी ऐसा नहीं हुआ एंड पे एसेट डिस्पोज ऑफ होता है। ठीक, सो वही वाला उसूल है। देखो ये सारे क्या है, ये दोनों परचेज कॉस्ट एंड पे डिस्पोजल वैल्यू फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। अभी तो प्रोजेक्ट शुरू होना है, शुरू करोगे तो ये कैपिटल एसेट परचेज करोगे। कैश फ्लो, मैंने कैश फ्लो कहीं डेप्रिसिएशन का जिक्र किया है? नो। और ये इंक्रीमेंटल है, अगर इस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो देखो वही 3 असूल है। ठीक है, एंड पे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लैंड, इसको डिस्कस करने से पहले आपके साथ अब फाइनली एक बड़ा आसान और सीधा उसूल, यूनिवर्सल उसूल शेयर कर दूं। और वो उसूल ये है बेटा, आपके पास जो भी एसेट पहले का पड़ा हुआ है उस पर आपकी कोई संक कॉस्ट लगी है, तो जब भी उस एसेट को, वो किसी किस्म का भी है, वो और भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी एसेट जो तुम पहले से अपने पास पोजेस करते हो उस पर कोई तुम्हारी संक कॉस्ट लगी थी, अब अगर ऐसे एसेट को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करोगे तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हमेशा क्या है? कम से कम मार्केट वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू, एक ही बात है ना। संक कॉस्ट तो कभी भी नहीं लेनी, संक कॉस्ट कभी भी नहीं लेनी। तो एक एसेट पहले ही पड़ा हुआ था मेरे पास और प्रोजेक्ट आ गया, उसमें लगाने की जरूरत पड़ गई है, तो सर रेलेवेंट कॉस्ट क्या ली जाएगी? मार्केट वैल्यू या डिस्पोजल प्रोसीड्स। बिल्कुल इसी असूल पे लैंड भी उतरती है। अब लैंड, वही बात जो मैंने यहाँ पे की थी कि भाई एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने के लिए, मेरे पास एक लैंड पड़ी हुई है, मैं अपनी लैंड की कुर्बानी थोड़ी दूंगा छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपनी लैंड को एंगेज किया जाता है। मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है तो जाहिर है मैं फिर सोचूंगा डिपार्टमेंटल स्टोर को मैंने चलाना है कम से कम 5, 6, 7 साल, उसके लिए लैंड एंगेज की जाएगी ना। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना है, पिज़्ज़ा आउटलेट ज़ाहिर है हवा में तो नहीं मोलक होगा, ज़मीन पे ही होगी ना, किसी जगह पे ही होगी, तो उसको मैं किसी ज़मीन पे किसी लैंड के ऊपर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, लैंड को एंगेज नहीं करना है। सो बड़े प्रोजेक्ट्स में लैंड इस्तेमाल होगी। तो देखो यहाँ पे जब मैं लैंड को एक प्रोजेक्ट में एंगेज करूंगा और वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल बेटा 6 साल का है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या करेंगे? शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा? मार्केट वैल्यू। मैं क्या चीज सेक्रीफाइस कर रहा हूं? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो है भाई। अगर मैंने इस लैंड को यहाँ एंगेज कर लिया इस प्रोजेक्ट में, तो क्या मैंने मार्केट वैल्यू फोरगो नहीं कर दी? मैं इसको बेच के डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं हासिल कर सकता था? कर सकता था। और फिर जब फॉर एग्जाम्पल ये 7 सालों का प्रोजेक्ट है और एंड पे ये लैंड रिलीज हुई है, तो अब कुछ रिकवरी भी तो हासिल हो सकती है ना। बिल्कुल वही उसूल जो कि एग्जिस्टिंग एसेट का उसूल है, और ये भी तो एग्जिस्टिंग एसेट ही है ना बच्चे। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा फर्क है। पता क्यों? वो तो एसेट है डेप्रिशिएबल, ये डेप्रिशिएबल नहीं है। ये जब 6-7 साल बाद रिलीज होगा ना, तो ये डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपको रिटर्न करके देगा वो ज्यादा होगी। लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, वो तो डेप्रिशिएट कहाँ, उसी वैल्यू पे भी नहीं, वो तो एप्रिशिएट होती है। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट वाला तो खैर मामला ही नहीं है। सो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट अगेन क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी, सॉरी इनफ्लो होगा? मार्केट वैल्यू। दिस विल बी outflow, this will be inflow. So market value foregone at the start of project and pay market value recovered यहाँ पे प्रोजेक्ट के एंड पे प्लेस कर दिया जाएगा। इट इज वेरी इम्प्रॉबेबल कि शुरू में लैंड की मार्केट वैल्यू थी फॉर एग्जांपल ₹10 मिलियन, और जब 7 साल का प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, इसको मैं T0 कह देता हूँ, और ईयर 7 जब 7 सालों के बाद प्रोजेक्ट एंड हुआ है, तो उस वक्त उसकी कीमत 20 मिलियन हो। सो शुरू में आउटफ्लो दिखा दिया जाएगा बेटा, कहाँ पे? यहाँ पे 10 मिलियन का आउटफ्लो एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज मार्केट वैल्यू फोरगॉन, और एंड पे, ये तो खैर 5 साल है, 7वें साल के एंड पे 20 मिलियन का इनफ्लो दिखाया जा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? पॉइंट्स क्लियर है? दैट्स इट। तो यही रिसोर्सेज हमें नजर आ रहे होंगे और हम इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इस्तेमाल कर रहे होंगे। एनी क्वेश्चन? मैं ज़रा यहाँ से आपको गाइड कर दूँ क्योंकि अब हमने ये वाइंड अप कर लिया है। बेटा पेज नंबर 1 पे आइएगा। जो पार्ट ए है उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 1, नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड।
ठीक है। इसमें जो डिस्कशन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, ये शॉर्ट में इसको प्लेस किया है ताकि आप इसको रिफ्रेश कर लो। जो आज जो अभी इतनी हमारी डिस्कशन हुई है और कल की क्लास में उसकी आपको डिस्कशन मिल जाएगी। पेज नंबर 2 रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से शुरू हो और नेक्स्ट पेज 3, 4 और 6th पेज, ये देखो 6th पेज तक ये आपको डिस्कशन मिल जाएगी यूनिवर्सल रूल तक। ये यूनिवर्सल रूल वही है जो कि मैंने एंड पे डिस्कस किया है। क्या कहता है? कहता है एनी संक कॉस्ट दैट हैज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द टाइम इट विल बी इंगेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट, तो इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट, और वो क्या है? मार्केट वैल्यू। ये जो मैं एंड पे बात कर रहा था कि यूनिवर्सल रूल है, अपने जहन में रखें, लैंड की रेलेवेंट कॉस्टिंग इसी उसूल पे होती है। तो मैं सिर्फ अगर हेडिंग्स आपके सामने पढ़ दूं, ये देखो रेलेवेंट कॉस्ट, यहाँ पे आओ पेज नंबर 2 पे, रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, उसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस, मैंने कल इसी पे बात की थी। और देखो मैंने नीचे जो डायग्राम है वही डायग्राम है जो कि मैंने कल आपके सामने प्लॉट की थी। फिर मैंने ये बात की है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। और फिर आगे हम देखें तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को डिफाइन किया है, वही 3 कंपोनेंट्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ये जो रिसोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिस्कशन है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज में पहले मटेरियल है, फिर उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है पेज नंबर 4 पे। फिर आगे पेज नंबर 5 पे बेटा आप देखो तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्मॉल इक्विपमेंट या टूल, इसके साथ भी वही होता है। कोई स्मॉल इक्विपमेंट है तो शुरू में उसका आउटफ्लो, एंड पे इनफ्लो, कोई भी उसमें नई चीज़ नहीं है। फिर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट, ये ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाइट बोर्ड। फिर नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन को बतौर फार्मूला प्लेस किया है। फिर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल एसेट है, और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड भी हमें नज़र आ रही है पेज नंबर 5 के एंड पे। ठीक है, सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ये मैंने एग्जांपल्स प्लेस की हैं बड़ी बेसिक लेवल की, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगा। ये वही पुराने वाले सवाल हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग है जो तुम करके आए हुए हो, अगर तुम अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो, वरना इसने अगेन आई एम रिपीटिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग ने टेस्ट नहीं होना सेपरेटली, हमने सिर्फ रिफ्रेश किया है। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके सॉल्यूशंस आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप अपने तौर पे इसको करना है तो कर लो। पुराने बेसिक सवाल है रेलेवेंट कॉस्टिंग, अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन।